जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ छात्रावास में 2016 में जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें से जो मैथ्स के प्रश्न आए थे ना 20 मैथ्स से प्रश्न आए थे, तो उसको कैसे सॉल्व किया गया था और कैसे उसको सॉल्व किया जाना था और आप ट्रिकी तरीके से, है ना, या फिर लॉजिकल वे में कैसे एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं 1 से 2 लाइन में, हम इस पर आज चर्चा करेंगे। ठीक है, टोटल 20 प्रश्न पूछे गए थे उस वित्तीय वर्ष में 2016 में। इस बार जो भी सिलेबस आया है उसके हिसाब से 25 प्रश्न पूछा जा रहा है, मतलब प्रश्नों की संख्या अब बढ़ चुकी है, पहले 20 था अब 25 हो गया है। ठीक है, तो आपको देख रहे हैं कि किस प्रकार से आपको बहुत कम समय में सॉल्व करना है। 20 प्रश्न में से हम लगभग आज 10 प्रश्न सॉल्व करके बताएंगे और ऐसी वे में आप सॉल्व कीजिएगा, इसी आराम से और इसी ट्रिकी से, तो आप बहुत जल्दी 1 से 2 लाइन में आप आंसर ला सकते थे। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। ठीक है, ये देख लीजिए कब का प्रश्न है। यहाँ लिखा है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द भर्ती परीक्षा 2016। सेट ए में हम चर्चा करने वाले हैं। अब सेट ए में हम चलते हैं तो मैथ्स का हमको पहला प्रश्न मिलता है, ये है आपका पार्ट बी मैथमेटिक्स। ठीक है, पार्ट बी मैथमेटिक्स, इसमें से आपको सही या गलत की चर्चा करना है, सही गलत की चर्चा करनी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इस प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। 71 नंबर का प्रश्न है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है, आयत के विकर्ण एक दूसरे को विभाजित करते हैं। क्या कहा गया है, आयत के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को विभाजित करते हैं। मतलब यहाँ पे आयत बना लीजिए कुछ इस प्रकार से, और जैसे आप खींचेंगे ना डायगोनल, तो ये जो इधर का हिस्सा ये हिस्सा ये आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक सबलंब चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। एक चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर हो वर्ग कहलाता है, ये भी सही बात है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों साइड बराबर है हमारा वर्ग कहलाता है, हम इसको ए मान के चलते हैं, तो ये भी सही है। अब चलते हैं, एक सबलंब के विकर्ण समान होते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, एक सबलंब के जो विकर्ण है वो समान नहीं होते हैं। अब ऑप्शन से देखिए, इसमें देखिए केवल एक सही है लेकिन हमारे पास तीनों सही है, तो ये भी गलत हो गया। कथन 1 और 2 सही है, तो ये भी सही है, 1 और 2 भी सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। इस वजह से, और इसमें लिखा गया है सभी कथन सही है, लेकिन सभी कथन सही नहीं है, सब ये चौथा वाला गलत है। ठीक है, अब कौन सा लगाएं, ए लगाएं, बी लगाएं कि सी लगाएं, क्योंकि एक भी सही है, 1 और 2 भी सही है, 1 और 3 भी सही है। इस वजह से व्यापम ने इस प्रश्न को विलोपित कर दिया है। ठीक है, इस प्रश्न को व्यापम के द्वारा विलोपित किया जा चुका है, इसका आंसर नहीं लिया गया है। अगला प्रश्न चलते हैं, बहुत आराम समझिएगा, चुटकी में आंसर आ जाएगा। किसी जार में लाल, सफेद और नीले, ठीक है, लाल, सफेद और नीले रैपर वाली टॉफियां रखे हैं। लाल रैपर की संख्या सफेद रैपर की संख्या से 4/5 है। सफेद रैपर की संख्या और नीले रैपर की संख्या की जो संख्यात्मक है वो 3/4 है। जब भी ऐसा कोई दो कंपेयर दे, ठीक है, मैं इसको रेड लिख लेता हूँ, इसको व्हाइट लिख लेता हूँ, है ना, तो यदि बटन दिया रहेगा तो जो ऊपर वाला है ना, जो पहले लिखा रहता है उसका मान होता है। मतलब लाल रैपर 4 और व्हाइट रैपर 5। उसी प्रकार से पहला लिखा है सफेद और दूसरा लिखा है नीला, तो ये व्हाइट वाला हो जाएगा और ये नीला वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम जमा कर लिखते हैं। वास्तविक में ये रेशियो का प्रश्न है ना, समझ लीजिएगा, ये रेशियो का प्रश्न है। तो ये रेड, ये हो गया व्हाइट और ये हो गया नीला को हम ब्लू कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, रेड है, रेड का वैल्यू 4, तो 4 लिख लिया हमने। व्हाइट की वैल्यू 5 है तो व्हाइट की वैल्यू 5 लिख लिया। ठीक है, फिर से जमाते हैं। एक बार व्हाइट की वैल्यू 3 दिया है यहाँ पे, तो व्हाइट की वैल्यू 3 हो गया, और ब्लू की वैल्यू 4, ब्लू की वैल्यू 4। इस प्रकार से आपको इसको जमाना था। ठीक है, अब जहां भी जगह छूट रहा है इसको क्या करेंगे, इसका जो बगल का संख्या उसको आप आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, 5 यहाँ खाली हो गया तो इस 5 को आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ पे खाली तो इस 3 को आगे बढ़ा दीजिए। अब इसको जस्ट गुना कर दीजिए, 4 तिया 12, 5 तिया 15, और ये हो जाएगा 5 चौके 20। और कटने की संभावना है क्या, अब बिल्कुल अब कटने की इसमें कोई भी संभावना नहीं है। अब कोई भी संभावना नहीं है तो क्या करेंगे, सभी को आप जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो इसका ऐड क्या हो जाएगा, इसका ऐड हो जाएगा 47। ये टोटल हो गया ना, टोटल रैपरों की संख्या, और हमको टोटल रैपर यहाँ भी दिया है। एक बार हमको रेशियो में प्राप्त हो गया 47 और ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास है 470। काटेंगे तो 1 की वैल्यू मिल जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगा अपने पास 10।
ठीक है। पूछा क्या है, नीले रैपर वालों की संख्या बताइए। जो नीला रैपर है उसकी संख्या हमको पूछा गया है। तो नीला रैपर रेशियो में कितना है, ये देखिए ब्लू नीला रैपर है रेशियो में 20 रेशियो में 20 है और एक रेशियो का मान कितना है 10 है। तो इस प्रकार से यदि इसको हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 200, ठीक है। और इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे आपको सॉल्व करना था इस मैथ्स को बिना एक्स वैक्स माने, ठीक है। डाउट कहीं होगा तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं या बनाना चाहें तो बना लीजिए, उसके बाद हमको आप बताइए कि आपका प्रश्न कैसे बना। अगला प्रश्न चलते हैं। पांच लगातार संख्याओं का औसत 16 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। याद रखिए जब भी हम लगातार औसत की बात करेंगे तो औसत जो संख्या होता है ना वो सेंटर पॉइंट होता है। और कितना संख्या बताया गया है, 5 संख्या। तो 5 घर बना लीजिए, 1 2 3 4 और ये 5, हमने 5 स्थान बना लिया। और सबसे मजे की बात यह है जो भी औसत संख्या होती है वो सेंटर में होती है, तो इसका सेंटर हो जाएगा 16, ठीक है। अब बोला गया है 5 लगातार, तो 16 के बाद लगातार क्या हो जाएगा 17, 17 के बाद 18, उसी प्रकार 16 के पहले आ जाएगा 15 और 15 के पहले आ जाएगा 14। पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या है 18, ये 18, ठीक है। पूछा जाता सबसे छोटा संख्या, तो 14 हमारा सबसे छोटा संख्या हो जाता। क्या संख्या हो जाता, सबसे छोटा संख्या हो जाता, ठीक है। 14 कैसा संख्या हो जाएगा हमारा, छोटा संख्या हो जाएगा। मैं अच्छे से लिख देता हूं इसको, छोटा संख्या हो जाता ना, ये छोटा संख्या हो जाता और बड़ा संख्या ये हो जाता, ठीक है। तो देखिए सेकंडों में आपका आंसर आ रहा है बिना कुछ एफर्ट लगाए। अगला प्रश्न करते हैं। एक समकोण त्रिभुज के आधार एवं विकर्ण का जो अनुपात है 4:5 है तथा त्रिभुज का जो परिमाप है ना कितना दिया गया है, त्रिभुज का परिमाप दिया गया है 48 सेंटीमीटर। तो इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, कौन सा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा किया गया, हो सकता है ड्राइंग ठीक से ना बने, इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि मेरा हाथ ठीक से भी चल नहीं रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या दिया है, आधार और विकर्ण का अनुपात दिया गया है। आधार कितना है 4 और विकर्ण कितना है 5। अब देखिए आपको कहीं ट्रिपलेट जैसा दिख रहा है क्या, ये ट्रिपलेट है ना, ये 3 4 5 का ट्रिपलेट है। यदि आपको पता नहीं है तो ट्रिपलेट आप याद कर लीजिएगा, इसको ट्रिपलेट कहते हैं, 3 4 5 का ट्रिपलेट है ये। अब पूछा गया है पूरा परिमाप, परिमाप बराबर चारों का योग, तो ये हो जाएगा 5 4 9 9 3 12, ठीक है। 5 4 9 9 3 12। तो यदि अनुपात में इसका परिमाप कितना है 12 है। ओरिजिनल हमारे पास कितना परिमाप है 48 है, तो यहाँ 48 लिख दीजिए, ये हमने 48 लिख दिया, ठीक है 48 लिख दिया। एक रेशियो का मान निकाल दीजिए, तो 12 एकम 12, 12 2 24, 12 36, 12 चौके 48। एक रेशियो का मान आ गया 48, ठीक है। पूछा गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हमको इसका सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू हाइट, सॉरी लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू हाइट, ठीक है, हाइट गुना लंबाई। और ये होता है आपके 1/2 को आप गुना करेंगे तो आपका एरिया इसमें निकल जाता है। तो 4 का रेशियो है तो इस 3 का मान क्या हो जाएगा, अब सभी एरिया का हम मान निकाल लेते हैं, ठीक है। 4 का गुना 3 से करेंगे तो ये वाला साइड 12 हो जाएगा, 4 का गुना 4 से करेंगे ये साइड 16 हो जाएगा और 4 गुना 5 से करेंगे ये साइड 20 हो जाएगा। एरिया निकालने के लिए मैं आधार गुना ऊंचाई कर दीजिए, आधार गुना ऊंचाई कितना हो जाएगा 12 गुना 16/2, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 8 बार में 18, 12 8 96, 12 8 96 का ऑप्शन में क्या है देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 8 96 कहाँ गया, ऑप्शन नंबर आपका बी। तो देखिए इतना आसान से आपको प्रश्न बनाना था, कोई हार्ड काम नहीं है, ना तो एक्स मानना है, कुछ नहीं मानना है आपको, माना एक्स वगैरह करना ही नहीं है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत आसान है। वह न्यूनतम संख्या जिसको 1008 में जोड़े तो वह पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो क्या संख्या जोड़े 5 6 4 या 7। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि 1018 के पहले जो पूर्ण वर्ग है वो आप ज्ञात कर लीजिए। तो मोटा मोटा यदि हम बाय ट्रिक लगाएं तो 30 का पूर्ण वर्ग, 30 का स्क्वायर क्या होता है, तो 30 का स्क्वायर होता है 900। एक बार और आगे बढ़ के देखते हैं, 31 को छोड़ते हैं, 32 को गुना करके देखते हैं। 32 का स्क्वायर क्या होता है, 32 का स्क्वायर होता है 1024। ये आ गया हमारे पास आंसर, 1024 है। और ये 1018 है। इस 1018 में हम क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग के आसपास का पूर्ण वर्ग कौन है, ठीक है। इसके ऑप्शन के हिसाब से चलेगा, ऑप्शन में हम 5 6 और 4 7 ही जोड़ सकते हैं। इसमें 5 6 7 जोड़ने पर ही हमको आंसर मानना चाहिए, ठीक है। क्या इस 1008 में यदि मैंने 6 जोड़ दिया
ठीक है, 6 जोड़ दिया तो क्या मिल जाएगा मेरा, 8 6 हो जाएगा 14, हाथ का 2 और ये हो जाएगा 24। ठीक है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग बन गया मेरा। तो ऑप्शन में क्या आंसर आ गया, 6। यदि मैं 1008 में 6 जोड़ दूंगा तो मेरा पूर्ण वर्ग संख्या मुझे प्राप्त हो जाएगा, जो मुझे प्राप्त हो गया एक पूर्ण वर्ग संख्या। इस प्रकार से आपको उसको सोच के बनाना था, कोई एक्स मानने की जरूरत नहीं है, बिना एक्स के काम चलाइए आप। ठीक है, एक्स की जरूरत मत रखिए, एक्स की आवश्यकता ही नहीं पड़ना चाहिए, बिना एक्स के मान आपको रखना है। अगला प्रश्न पढ़िए ध्यान से। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक संख्या x दूसरी संख्या y से 25% अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत कम है। x वगैरह मानने की बिल्कुल गलती मत कीजिएगा, यहाँ पे x लिखिए, यहाँ पे y लिखिए। ठीक है, x दूसरी संख्या y से 25% अधिक है, x अधिक है ना, तो हम y को मोटा मोटा 100 मान लेते हैं, और यदि ये अधिक है 25% तो ये 125 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब इन दोनों में आप चाहो तो अंतर भी निकाल सकते हो ना, काटने की भी आवश्यकता नहीं है। इन दोनों में अंतर कितना है, तो 25 का अंतर है। पूछा गया है कि जो y है x से कितना कम है। ठीक है, कितना कम है इसको हम यहाँ लिखते हैं, किसकी अपेक्षा, x की अपेक्षा, x की अपेक्षा मतलब उसको नीचे रखिए, कितना कम है, 25 कम है। प्रतिशत लगाने के लिए आप यहाँ 100 लिख लीजिए, 5 से गुना करेंगे 25 से कैसे लाते हैं, 25 से कम 25, सुना यहाँ से करते हैं, चलिए 25 से कम 25, 25 पंचे और 5 20, मतलब 20% कम है। आंसर नंबर बी। देखिए कितना इजीली आंसर आया आपका, ना तो कोई काट छाट हुआ, ना एक्स माना, ना कुछ नहीं माना, बिना किसी एफर्ट के आप इतना स्पीड में बनाएंगे तो आपका आंसर बन जाना चाहिए। मैं तो आपको बोल के समझा रहा हूँ इसलिए मुझे समय लग रहा है, मुझे बनाना होता तो अभी तक मैं पूरा क्वेश्चन बना दिया होता। इसी स्पीड से आपको बनाना है ताकि आपको कोई समय बर्बाद ना हो। अगला प्रश्न देखते हैं, उस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा यदि उसकी भुजा 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हो। इसको आप लॉजिकल मेथड से बनाना। देखिए सबसे पहली बात देखिए, 7 दिया है, 5 दिया है, 3, ये किसी भी स्थिति से हमारा समकोण त्रिभुज नहीं लगता, क्योंकि इसमें ट्रिपलेट लगता है समकोण में, और ये समकोण त्रिभुज तो है नहीं। अब समकोण त्रिभुज नहीं है, है ना, तो 7 यदि बड़ा है तो बाय ऑप्शन लेके चले तो सबसे बड़ा भुजा हमारा 120 होता है। ठीक है, समकोण से बड़ा है और समकोण 90 होता है, समकोण से बड़ा होगा तो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि ये हमारा कौन सा त्रिभुज है, एक कौन सा हो जाएगा हमारा, 120 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, यदि आपके पास 3 भुजा दिया हुआ है तब आप न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण और समकोण त्रिभुज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, किन्हीं 2 छोटे भुजाओं का स्क्वायर कीजिए और उसका योग कर दीजिए। जैसे हम 5 का स्क्वायर करते हैं प्लस 3 का स्क्वायर करते हैं, और ये जो स्क्वायर है, ठीक है, ये जो स्क्वायर यदि बड़ा हो गया इस 7 वाले स्क्वायर से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा न्यून कोण हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। करके देखिए 5 25 हो गया प्लस 7 हो गया, है ना, 3 3 9 और ये 7 7 49, क्या सही बैठ रहा है क्या, ये तो 25 और 9 आपका 34 हो गया। ठीक है, तो ये तो सही नहीं बैठा, मतलब ये हमारा न्यून कोण त्रिभुज तो नहीं है। अब देखिए दूसरा कंडीशन ये रहता है, मैंने यहाँ ABCD लिख दूं क्या, ज्यादा होगा इसमें लिख देता हूँ ABCD। ठीक है, यदि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल हो जाता है C स्क्वायर के, तब ये हो जाता है हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, सॉरी, ये हमारा समकोण त्रिभुज आता है। तो ये समकोण त्रिभुज भी नहीं हो रहा है, इक्वल तो हो नहीं रहा है। तीसरा कंडीशन है, यदि इन दोनों का स्क्वायर, ठीक है, यदि छोटा हो अंत वाले से, मतलब बड़े से, तो ये हमारा अधिक कोण होता है, अधिक कोण त्रिभुज हो जाता है। इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, कैसे हो रहा है देखिए, 2 छोटे ले लेते हैं तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 आया था, और B का मतलब 3 के स्क्वायर 9 आया था, और 7 के स्क्वायर यहाँ पे 49 आया था। दोनों को जोड़ेंगे तो ये 34 और ये हो जाएगा 49। तो ये कंडीशन बिल्कुल सही बैठ रहा है। इसका मतलब इनसे जो त्रिभुज निर्माण होगा वो अधिक कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज होने की वजह से हम यहाँ पे 120 लगाए हैं। तो हमने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि इसको कैसे सॉल्व करना रहता है। अब आगे चलते हैं। एक प्रश्न है, एक दुकानदार एक किताब के छपे दाम पर, एक दुकानदार एक किताब के छपे दाम पर 10% छूट देने के उपरांत उसको बेचने के बाद उसको 10% का लाभ होता है। तो किताब के क्रय मूल्य अर्थात CP, ठीक है, और छपे मूल्य जिसको हम बोलते हैं प्रिंट प्राइस या फिर मार्क प्राइस बोलते हैं उसको, है ना, मार्क प्राइस। तो इस पर आपको इसका रेशियो निकालना है। सबसे पहले ये मान लीजिए, यदि कोई भी वस्तु में आप छूट कर रहे हैं, ठीक है, एक मूल्य, छपे मूल्य का मतलब होता है जो उसमें लिखा के आया था, प्रिंट होके आया होता है,
प्रिंट मूल्य, है ना। कभी भी वस्तु को प्रिंट मूल्य पर नहीं खरीदा जाता है, उसकी खरीदी रेट अलग होती है और बेचने की अलग होती है। खरीदी रेट प्रिंट मूल्य से कम हो सकता है, लेकिन बेचने का मूल्य प्रिंट रेट से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है। अब इसको कैसे बनाएंगे, ये देखिए, इसमें आपको लॉजिकल बनाना है, कोई भी एक्स मान की आवश्यकता आपको नहीं चलना है। मान लीजिए कोई भी आपके पास एक प्रिंट मूल्य था x, है ना। x पर क्या किया आपने, 10% छूट देने के उपरांत, 10% छूट देने के उपरांत आपका sp क्या हो जाएगा, sp आपका हो जाएगा 90%, है ना। x का 90% आपका sp निकल गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गया। अब हमको 10%, 12% अब लाभ भी चाहिए, है, और किस पर लाभ चाहिए, एसपी पर लाभ चाहिए। तो यदि हमको 12% का प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट के लिए हम करेंगे, इसका 12% लाभ चाहिए ना, तो 100 को ऊपर रखिए, 112 को नीचे रखिए, और यहाँ पे एसपी रखिए। एसपी का मूल्य यहाँ पे 90x डिवाइड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तो ऊपर कटेगा आपका 45 बार में और नीचे कटेगा आपका 56 बार में। ठीक है, तो ऊपर वाला 45x हो गया, नीचे वाला 56x हो गया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सीपी है, याद रखिएगा, हमने अभी सीपी निकाला है। और पूछा गया है सीपी और किसका अंतर पूछा गया है, एमपी का। सीपी हमने क्या निकाला है, 45x बटा 56, जबकि हमारे पास मार्क प्राइस हमने कितना माना था, x माना था, तो मार्क प्राइस x हो गया। इस x से ये x कट गया। ठीक है, 56 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 45:56 हो जाता है। मतलब इसकी खरीदी 45 और जो छपे मूल्य का जो रेशियो है वो 56 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मात्र 2 लाइन में आपका सॉल्व हुआ है। फिर से एक बार समझ लीजिए, हमने क्या बताया है, ये एक्स को हमने मार्क प्राइस मान लिया जो उसमें छपा रहता है ना, क्योंकि अब 10% लाभ दे रहा है, इसका मतलब उसको छपे मूल्य से 90 में बेचेगा, छपे मूल्य से 90 में बेचेगा। और एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो छपे मूल्य के 90%। ठीक है, अब इस एसपी पे, इसी एसपी में हमको 10% प्रॉफिट भी निकालना है। ठीक है, इसी एसपी में यदि हमको 10% प्रॉफिट निकालना है तो सीपी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है 100 ऊपर रखिए, 100, और जो लाभ का जो प्रतिशत के साथ को योग करके नीचे रखिए, बाकी यहाँ पे एसपी रखिए, काट पीट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको शॉर्टकट तरीके से इसको निपटाना था। चलिए अगला प्रश्न, किसी बेलन की त्रिज्या यदि दुगनी कर दी जाए, ठीक है, तो उसकी ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा कि उसका आयतन अपरिवर्तित रहे। यदि आप उसकी त्रिज्या को बढ़ाते हैं तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, केवल हाइट चेंज होना चाहिए, ऐसा इनका कहने का मतलब है। ठीक है, कैसे करेंगे ये देख लीजिए। बेलन तो पता है ना आपको, बेलन इस प्रकार से होता है, बेलन, चौकी बेलन वो अलग है जो आपके घर में रहता है, ये भी एक बेलन ही है, सिलेंडर बोलते हैं इसको। ठीक है, बेलन है। अब बेलन के जो आयतन का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इसके आयतन का फार्मूला है। आयतन मतलब वॉल्यूम का ये फार्मूला है। क्या कहा गया है कि उसकी त्रिज्या को दुगनी कर दी गई है। ठीक है, ये तो ये पहला कंडीशन हो गया। अब इसकी जो त्रिज्या को ना दुगनी कर देने के बाद आयतन इक्वल हो रहा है। ठीक है, आयतन इक्वल हो रहा है तो मैं कहाँ लिखूं, यहाँ नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, आयतन इक्वल है, आयतन को चेंज नहीं करना है तो आयतन को हमारे जे होते हुए रख लीजिए पाई आर स्क्वायर। चेंज किए हैं तो उसके रेशियो को त्रिज्या चेंज किया है ना, तो पाई 2r स्क्वायर ये h, इसको मैं पहले h1 कर लेता हूँ, बाद वाले को h2 कर लेता हूँ। मतलब हाइट बढ़ा है ना, हाइट में वृद्धि, हाइट आप हमको निकालना है। अब इसको r1 और r2 भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको r1 और इसको r2 भी कर लीजिए। फिर r भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, r को r ही रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, r को चेंज मत कीजिए, बस h को कर लीजिए, क्योंकि हमको h निकालना है। पाई से ये पाई कट गया, ये पाई कट गया, यहाँ पे क्या बचा, आर स्क्वायर h1 बराबर, यहाँ पे 2 है ना, ये r है तो 2 दूना 4 r स्क्वायर और ये h2। ठीक है, यहाँ भी आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर, ये भी कट गया, इधर बचा h स्क्वायर और h2 को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो ये h2 हो जाएगा, है ना, और ये हमारे पास 4 बचा है। ठीक है, क्या बचा है हमारे पास, फिलहाल अभी 4 बचा है। इसको और आगे पीछे आप कर सकते हो। ठीक है, अब पूछा क्या गया है कि पहले की हाइट और अभी के हाइट में अंतर पूछा गया है। ठीक है, अभी के हाइट और पहले के हाइट में हमको उसको अंतर दिखाना है। अंतर कैसे दिखाएंगे ये देखिएगा। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार और पक्षांतर कर दीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, इसको एक बार और पक्षांतर करके आप h2 को ऊपर ले जाइए और h1 को नीचे कर लीजिए, इस प्रकार 1/4 हो गया। मतलब जो देखिए, ठीक है, इस प्रकार से ये अंतर हो जाएगा। तो 1/4 का मतलब होता है 25%।
तो पहले की अपेक्षा कितना बढ़ा, इसकी जो प्रारंभिक ऊंचाई है 25% इसमें वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, 25% इसमें वृद्धि देखने को मिली है। 1/4 का मतलब होता है 25%, है ना, प्रतिशत वाले हिस्से में आप देख लीजिएगा 1/4 को हम 25% ही कहते हैं। यदि नहीं आता चेंज करना तो ऐसा चेंज कीजिएगा, 1/4 है, किसी भी चीज को प्रतिशत में गुना कर रहे हैं, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा 25 चौके 100, 25%, इस प्रकार से। ठीक है, अब चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न में। इसके बाद जो 20 प्रश्न और बचे हैं, सॉरी 10 प्रश्न और बचे हैं, उसको बाद में कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी हो सकता है टाइम ज़्यादा हो गया होगा, लगभग 20 मिनट का क्लास बन गया है। अगले 10 प्रश्नों को हम अगले स्लॉट में कर लेंगे। पहले ये बताइएगा कि आपको कैसे लगा और शॉर्टकट कैसे बना। ये भी बहुत शॉर्टकट है। देखिए, यदि किसी कॉफी के दाम में 10% इजाफा हो जाता है तो किसी गृहिणी को कितने प्रतिशत अपना खर्च कम करना होगा कि उसका कोई अतिरिक्त खर्च उठाना ना पड़े। बहुत शॉर्ट है ना। 10% का वैल्यू पता है कि आपको 10% का मतलब होता है 10/11। ठीक है, 10/11 होता है। कैसे निकाले बता देते हैं निकाल के। 10% कहा गया है तो ये हो जाएगा आपके 10/100। क्या हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा। ठीक है, 10% इजाफा बोला है ना, 10% इजाफा बोला है तो 10/100 करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 10 एकम 10 और ये हो जाएगा 100। अब इजाफा बोला गया है, ठीक है, इजाफा बोला गया है क्या, थोड़ा सा एक मिनट रुकिए, इजाफा बोला गया है ना हमको, तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये 1/11 हो जाएगा, 10 निकालना ना, 1 मिनट ऐसे निकाल लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, सिंपल वे में जो निकालते हैं उसके निकाल लीजिए। ठीक है, पहले ये मान लीजिए पहले दाम कितना था, पहले मैं लिख देता हूँ बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। तो पहले 100 रुपये दाम था, 10% बढ़ गया तो ये हो गया 110। ठीक है, यहाँ से निकाल लीजिए, 0 से 0 कटा। पहले दाम 10 रुपया था, अब वही दाम 11 रुपया हो गया है। ठीक है, तो पूछा गया है कि गृहिणी को कितना खर्च कम करना चाहिए। तो पहले 10 रुपया खर्चा होता था, अब 11 हो रहा है। ठीक है, कितना खर्च कम करना पड़ेगा, एक कम करना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में, बात बढ़े वाले दाम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, बढ़े वाले दाम के रिस्पेक्ट में एक कम करना पड़ेगा, तो एक कम करना पड़ेगा बढ़े वाले दाम के रिस्पेक्ट में। प्रतिशत निकालेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 100/11 हो जाएगा ये, है ना। 100/11 को जैसे आप सॉल्व करते हो तो 9 से ही 1/11 आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इसको इजी वे में सॉल्व करना था। देखिए इतना आसान सा सवाल था और एक एक दो दो लाइन में बनने वाला प्रश्न है ये। अभी आपने छोड़ के आए होंगे या फिर आपको किसी एग्जाम में छूटा होगा तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अब और 10 प्रश्न और बचे हैं, उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। बताइएगा कि यह सेशन आपको कैसा लगा, इतना शॉर्ट में बनाना आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। लॉन्ग मेथड बताने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितना जल्दी आप एग्जाम में सॉल्व करें उतना जल्दी आपके लिए अच्छा। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।